नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आज बात करते हैं ओआरओपी 3 के बारे में। ओआरओपी 3 भारत सरकार ने बहुत जल्द दे दी। हरियाणा चुनाव से पहले चुनाव जीत भी गए और 3% डीए भी बढ़ा रहे हैं। आप लोग बहुत खुश होंगे, दीपावली भी आने वाली है। जिंदगी में आप लोगों के चार चांद लगे, रोशनी ही रोशनी रहे, हमेशा दीपावली ही रहे। लेकिन खुशी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, उस पर आज बात करते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता नहीं कि लेबर की दिहाड़ी कितनी होती है, मिस्त्री की कितनी होती है और इंजीनियर की कितनी होती है। यदि पता है तो ठीक, नहीं है तो खुश होना लाजमी है, जरूरी है। तो इसी संदर्भ में बात करते हैं। ओआरपी 3 कॉन्सेप्ट 1973 से जो अब तक वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक कहा किसे जाए, एवरी सीसीएस एम्प्लॉयर इज वन रैंक, जो अधिकारियों के लिए है। आगे जाकर बात करेंगे। आपके लिए है एक समान रैंक, एक समान पेंशन, यानी कि हौलदार जी को हौलदार जी से कॉम्प्रोमाइज 2024 के बेस ईयर या फिर इससे पहले 2018 के बेस ईयर। ऐसा इसलिए है, बार बार कहता हूं, क्योंकि आपका इंडेफिनिट है कि कब आप बनते हैं। एसीपी आपको मिलती भी तो वो 8, 16, 24 है, लेकिन अधिकारीगण पहले 18 साल तक मेजर रहते थे। आज 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल पे बैंड 4 और 25 में कर्नल बनना ही बनना है। लेफ्टिनेंट कर्नल अगले कर्नल एक ही बात है। ये नहीं कि उनके हिस्से की कुछ मांग रहे, नहीं। एक बाजार में दो भाव कहां और कैसे हैं, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ओआरओपी 2 की बात करें तो कोई भी ओआरओपी का बेस होता है बेसिक पे कमीशन। 7th सीपीसी में 6th सीपीसी से भी ज्यादा विसंगतियां हैं। तो इसी संदर्भ में चलिए कर्नल साहब की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ऑफिसर्स कर्नल से नीचे रिटायर नहीं होते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यदि उस रैंक से नीचे रिटायर होंगे तो बीआरएस होंगे, और बीआरएस होंगे तो फिर ओआरपी का लाभ नहीं मिलेगा, और मिनिमम सर्विस तो 20 साल है ही। तो कर्नल साहब की लास्ट 24वां इंडेक्स, दो तरह के इंडेक्स हैं, डिफेंस इंडेक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडेक्स टेबल, जो कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडेक्स टेबल है, जिसमें 40 इंक्रीजमेंट है। जो जी सर्विस बढ़ती है या रैंक बढ़ता है तो इंडेक्स को कम कर दिया जाता है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सिपाही से सूबेदार मेजर तक 24 इंक्रीजमेंट अब्लिक 24 इंडेक्स हैं। तो देखिए, तो डिफेंस इंडेक्स के आधार पर कर्नल साहब के 16 इंक्रीजमेंट है। तो 16वां इंडेक्स है 1,95,800, इसमें 15,600 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दिया जाए तो बनता है 2,11,400। उसका आधा पेंशन होती है बेसिक की, तो वो बनती है 1,05,700। लेकिन 1,15,700 इसलिए है क्योंकि अंतरिम जो सिविल एम्प्लॉयर्स के इंडेक्स हैं 20, लेवल 13, पे बैंड 4, तो वहां पर है 2,14,100। अगर उसमें मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दिया जाए तो होता है 2,29,700, उसका आधा करो 1,14,650। तो उससे ऊपर ही 1,15,700, यानी लगभग ब्रिगेडियर साहब के इक्विवेलेंट जो काउंटर पार्ट है 2,16,600, यदि आप मानते हैं मिलिट्री सर्विस पे लगा के 2,32,000, तो 1,16,000 तो आसपास ही है। एक तरफ तो अधिकारी अपने सिविल काउंटर पार्ट की बराबरी पर है, और आप डिफेंस इंडेक्स के आसपास भी नहीं है। सिपाही का विश्लेषण करते हैं। डिफेंस इंडेक्स 24, अंतिम पे 43,100, 5200 मिलिट्री सर्विस पे जोड़िए 48,300, आधा पेंशन तो होता है 24,150। क्या सिपाही इतना है? नहीं। 17 साल में सिपाही का पेंशन है 20,463, यानी कि डिफेंस इंडेक्स के आधार पर 4,000 कम। और यदि सिविल काउंटर पार्ट के साथ जोड़ के देखा जाए, जैसे अधिकारियों का जोड़ रहा है, एग्जाम्पल पहले ही दे दिया मैंने, तो वह है 69,140वां इंडेक्स। इस पेज में आपको शायद पुराने दिखाई दे, अट्रैक्टिव बोर्ड है नहीं, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। और 69,100 में अगर 5200 जोड़ते हैं तो वो होता है 74,300। 74,300 उसका आधा होता है 37,150। यहाँ तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो सूबेदार मेजर भी नहीं है। तो हो गए एक बाजार में दो भाव। आगे बात करते हैं
सूबेदार मेजर, सिपाही से सूबेदार मेजर की बात हो रही, 94,100 उनका डिफेंस इंडेक्स 24वां है। 5200 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ें तो होता है 99,300, 99,300। बाया टू यानी पेंशन आदि तो होता है 49,650, 49,650। और यदि सिविल काउंटर पार्ट की बात करें तो उनका इंक्रीजमेंट 40वां है, 1,51,100। यदि 5200 इसमें मिलिट्री सर्विस पे को जोड़ देते हैं तो होता है 1,56,300। आधा करने पर होता है 78,150। यहां भी आप इस युग में कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अधिकारी गण पहुंचे हैं, वो पहले ही बता दिया, बार बार याद दिला रहा हूं बीच में। तो अब मिस्ट्री की बात करते हैं कि एक तरफ तो अधिकारी गण अपने सिविल काउंटर पार्ट्स के साथ के बराबर और उनका आधा प्लस मिलिट्री सर्विस पे जोड़ के ले रहे हैं, जनरल साहब तक। आप कहते हो ना मिलिट्री सर्विस पे है ही नहीं, तो जोड़ के देख लीजिएगा। आपको उदाहरण के लिए 16वां लेवल आर्मी कमांडर का 2,24,400, यदि इनका आधा पेंशन होती तो 1,12,000 होता, यानी कर्नल साहब से भी कम। तो 15,600 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ोगे तो तब आधा करोगे तब करेक्ट आ जाएगा। तो बताइए भेदभाव किसके साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और इससे भी बढ़िया एक जो बीच का रैंक सूबेदार साहब बोलते हैं आप, तो सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक खाने होंगे उसमें, ओआरपी टेबल में खाने बने हुए हैं, ये देखिएगा आप, टोटली खाने इसमें बने हुए होंगे। सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, ऑर्डिनरी कैप्टन, आखिरी एनसीज का भी खाना। लेकिन क्या इसमें ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर का खाना है? नहीं है तो क्यों? इस संदर्भ में मैंने बात भी की थी, रिकॉर्ड में पत्र लिखा था बकायदा, पार्ट टू ऑर्डर और ड्यू जो सेंटर कमांडेंट देता है। ऑर्डिनरी एक सम्मान है, सेंटर में बुलाकर छोल पहनाने चाहिए थे, और प्रॉपर उसका रैंक का पेंशन बेनिफिट भी होना चाहिए था, जो नहीं है। आज आप रिटायर होते हैं, जैसे मैं 31 मई 2021 का रिटायर हूं, तो 1 जून का उसमें पार्ट ऑर्डर होता है। तो पूछे जाने पर कि वो उस टाइम पर आप सर्विस में नहीं थे तो फिर दिया क्यों? बेइज्जती करवाना चाह रहे हो हमारी? यदि है आफ्टर रिटायरमेंट आपने दिया है, वो सम्मान दिया है, रैंक दिया है, तो पेंशन कहाँ है? यदि होती तो अभी 30 साल के सूबेदार मेजर के साथ 34,425 होता, न कि 31,500। बिन मामा से तो काणा मामा ही सही, कुछ तो बनता। लेकिन इस संदर्भ में एएफटी में यदि किसी ने केस डाला हो, अपने रिकॉर्डों को लिखा हो, पीसीडीए को लिखा हो, रिकॉर्ड जिम्मेदार है साहब। रिकॉर्ड को मैं फिर दोबारा लिखूंगा, उन्होंने केवल फोन पे उत्तर दिया था पिछली बार, लिखित में कुछ भी नहीं दिया, ताकि हम आगे एएफटी में बात करें तो किससे 6 साल से लंबित केस वहां पहले से है। ओम प्रकाश जी के मंथन को देखिएगा, बहुत अच्छा, कम सब्सक्राइबर हैं, 1,000 भी नहीं है, लेकिन सीधी और साफ स्पष्ट बात करते हैं, मैं खुद देखता हूं। तो यदि सुविधार की बात आप करें तो 88,700 डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 24वां। 5200 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ के होता है 93,900, आधा करोगे तो 46,950, यानी आधी को पेंशन कहते हैं ना आप, 31,500। ये कौन सी पेंशन है जो कि 12,000 से भी ऊपर, लगभग 15,000 पहले ही कम है। अब देखिए, यदि सिविल काउंटर पार को जोड़ दें, जिसके आप सपने मत देखना, उनका 24वां इंक्रीजमेंट होता है 1,47,400, मिलिट्री सर्विस पे लगाकर होता है 1,52,600, 76,300 आधा होता है, जहां आप कभी नहीं पहुंचोगे। कम से कम डिफेंस इंडेक्स के बराबर या उसके आसपास लाया जा सकता था या नहीं? यदि ऐसा नहीं है तो सिविल काउंटर पार्ट प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस उसका आधा अधिकारी वर्ग पेंशन ले रहा है, और हम लोग डिफेंस इंडेक्स जो कि मैक्सिमम 24 है, वहां भी आसपास नहीं पहुंचे हैं। तो ये था आज आपकी खुशी के लिए कि आपके 90%, 97% नफरी का फायदा उठाकर दिया किसे जाता है। यदि नहीं देना था तो किसी को नहीं देना था, कोई जरूरत नहीं थी। वो आरओपी 3, 1, 2 जो भी है, उस मिलिट्री सर्विस पे को भी रखिए सर अपने पास, उतने से संतुष्ट हैं। जब एक गरीब आदमी जी सकता है तो हम क्यों नहीं? लेकिन किसी के नाम का फायदा उठाकर किसी को इतना भी ना दीजिए जो कि दूसरे के लिए मुसीबत बने, या दूसरा विद्रोह कर डाले, या फिर नाराजगी जताए।
जो भी संभव हो सके। सेना में रैंक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका रिटायर से लेकर ऑन सर्विस पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जेसीओ बेसिकली जेसीओ एक सलाहकार रैंक है सर, काउंसलर है। आपको महाभारत युद्ध की याद दिलाते हैं। बार बार विदुर कहते थे धृतराष्ट्र को कि राजन, आप कुछ ही लोगों की सलाह सुनते हैं, सबकी सुनिए और सबके साथ न्याय कीजिए। तो वहां पर धृतराष्ट्र जी बार बार कहते थे कि मैं अंधा हूं। उन्होंने उदाहरण दिया, देखिए महाराज, गायें अपने बच्चे को खुशबू से पहचानती है, आंखों से नहीं। राजा अपनी प्रजा को गुप्तचरों से, बेहतर गुप्तचरों से जानता है, स्वयं जाकर आंखों से नहीं। जरूरी नहीं है। और ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि लोग ज्ञान और वेदों की दृष्टि से देखते हैं। तो आप एक सामान्य पुरुष नहीं, आप राजा हैं, आप ज्ञान की निगाहों से देखिए और ये ना कहिए कि मैं अंधा हूं। यही संदेश आज के प्रधानमंत्री जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, कुछ ना कुछ काबिलियत जरूर रही होगी, ऐसे तो नहीं बने, लेकिन हमारे लिए आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं। तो अपने ज्ञान चक्षुओं से, अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। कुछ आसपास तो रखते, हमें अपने डिफेंस इंडेक्स के आधे पर तो रखते, 75% पर तो रखते, तो शायद सभी संतुष्ट रहते। ये दुख है इस बात का कि केवल छींटे फेंककर, नाम लेकर, किसी का नाम बेचकर किसी और को फायदा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे सैनिक जवान इतना नासमझ तो है ही, क्योंकि नासमझ नहीं होते 1973 से आज तक घाटे में नहीं रहते। रेलवे को देखिए, जिनकी मजदूर यूनियन अलग है, कर्मचारी यूनियन अलग है और एक क्लास अधिकारियों की यूनियन अलग है। सैनिकों की यदि यूनियन है भी तो ऑफिसर ओरिएंटेड, पार्टी ओरिएंटेड है, इसलिए भी हमें कभी कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी सैनिक हम लोग जागे बहुत कम है, जो जागे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन देर सवेर समय के साथ जागना बहुत जरूरी है और जागना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका दिया जाता है। अभी देखिएगा आप, दीपावली में प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे, लेकिन 70 दिन का बोनस देंगे रेलवे को। प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए कि रेलवे में ही क्यों नहीं जाते आप दीपावली मनाने, सैनिकों के बीच क्यों आते हैं। ये केवल एक प्रेजेंटेशन है और हकीकत में आपको दिया क्या जाता है। आप अपने आखिरी इंक्रीजमेंट तक ऑन सर्विस पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सेना की नौकरी छोटी है, वहां पर जवान व्यक्ति चाहिए, एक्टिव व्यक्ति चाहिए। भौगोलिक बनावट और जरूरतें ही इस प्रकार की हैं, तो उसके बदले जल्दी रिटायर हो जाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, अधेड़ उम्र में आ जाते हैं। ओआरओपी द्वारा कवरेज दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए, ताकि वो अंतिम इंक्रीजमेंट और अपने सिविल काउंटर पार्ट्स के साथ पहुंच जाए या उनके आसपास पहुंच जाए। इस बात की ओआरओपी थी, जिसे 57 से 60 साल वाले ले गए और पूरे काउंटर पार्ट्स के आधे के बराबर भी ले रहे हैं, लेकिन नाम बेचा गया हमारा। तो ये अन्याय नहीं तो क्या है। सभी लोग कमेंट्स अपने जरूर दें और इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, आपने इस विषय में क्या सोचा है, इसे भी जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।